नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एलएसी पर लद्दाख में एक बार फिर से चीन की करारी हार पे हार। भारतीय सेनाओं ने चीन की 6 और चोटियों पर किया कब्जा। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 6 और चोटियों को भारत ने किया फतह, लहराया है भारत का तिरंगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है एलएसी से। दूसरी बड़ी खबर, चीन के हाथों से खिसक रहा है सीपीईसी, चीन पाक आर्थिक गलियारा। जी हां, बड़ी अपडेट इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच तीसरी बड़ी खबर, चीन की अमेरिका को खुली धमकी, कहा ताइवान पर कब्जा करके माओ का सपना करेंगे पूरा, जल्द ही ताइवान होगा चीन का हिस्सा। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच चौथी बड़ी खबर, चीन को सबक सिखाने के लिए अगले महीने जापान में क्वाड देशों का बैठक होने जा रही है। मिल सकता है, हो सकती है बड़ी रणनीति और बड़ी चीन के खिलाफ ऐलान हो सकता है। इस बीच पांचवी बड़ी खबर, चुन चुन कर ढेर कर रही हैं सेनाएं। जी हां, ढूंढ ढूंढ कर जमीनों से निकाल रही हैं सेनाएं। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं बड़ी अपडेट, सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। जहां पर आज होने जा रही है भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की एक और बातचीत, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और अगर आप भी इंडियन आर्मी को मानते हैं कि चीन से निपटने और पीओके और अक्साई चीन पर भारत कब्जे, इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है और आप भी गर्व करते हैं भारतीय सेनाओं पर, तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा कमेंट के माध्यम से। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, इंडिया और चाइना के विवाद के बीच लद्दाख में चीन की हार पर हार। भारतीय सेनाओं ने 6 और चोटियों को किया अपने कब्जे में, फतह किया 6 चोटियों को, लहराया भारतीय तिरंगा। दरअसल पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने में भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति जारी है। दोनों पक्षों के बीच कई बार बातचीत होने के बावजूद भी हालात में कोई नरमी नहीं आ रही है। इस बीच पिछले 3 हफ्तों से चीन को भारतीय सेनाओं ने करारा जवाब दिया है। सेना ने पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 नई अहम चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इससे पड़ोसी देशों को बड़ा झटका लगते हुए भारत को बढ़त हासिल हो गई है। सरकार के सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 29 अगस्त को से लेकर सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते तक भारतीय सेनाओं ने 6 नई चोटियों पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जवानों द्वारा कब्जे में ली गई चोटियों का नाम दमागर हिल, गुरुल हिल, रेचेनला, मोखापरी, फिंगर 4 के पास की ये प्रमुख चोटियां शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि चीनी सेना की नजरें इन चोटियों पर थी, लेकिन भारतीय जवानों में उनमें से पहले ही इन पर कब्जा जमा लिया है। इससे अब चीन के मुकाबले भारत की बढ़त हासिल हो गई है। सूत्रों का कहना है कि चीनी सेनाएं की ऊंचाइयों पर कब्जे की कोशिश को नाकाम करते हुए प्योंगयांग के उत्तरी तट के झील के दक्षिणी किनारे तक कम से कम 3 मौके पर हवा में गोलियां भी चलाई गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन आर्मी पूरी तरीके से जाकर चोटियों पर बैठ गई। आने वाले समय में इसका जबरदस्त फायदा तब देखने को मिलेगा जब इंडिया या फिर चाइना से विवाद की स्थिति में भारत पूरी तरीके से ऊंचाइयों पर जाकर हावी होने वाली है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सीपीसी, चीन पाक आर्थिक गलियारा, चीन की हाथों से निकल रहा है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, या फिर बात करें हम चीन पाकिस्तान, जिस तरीके से सीपीईसी, आज सीपीईसी का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तरी पश्चिमी स्वायत्ता क्षेत्र जिनजियांग तक बादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवेज के माध्यम से तेल और गैस की कम से कम में वितरण करना है। लेकिन आपको बता दें कि चीन को फिलहाल सीपीईसी पर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खास करके जम्मू कश्मीर के पीओके वाले हिस्से से सीपीईसी ले जाना चीन को भारी पड़ सकता है। और आपको बता दें कि आज अगर एलएसी पर चीन टकराहट कर रहा है तो ये मुख्य वजह सीपीईसी है। और यही कारण है कि भारत ने पीओके पर नजर गड़ा ली है और आने वाले समय में कभी भी पीओके पर अटैक कर सकती है इंडियन आर्मी। इस मामले में ये मामला यूएन में भी जा पहुंचा है। ऐसे में सीपीईसी का दूसरे देशों से निकलना, जो कि भारत का प्रभुत्व वाला क्षेत्र है और पाकिस्तान ने कब्जा किया और चीन तीसरा देश वहां से कुछ प्रोजेक्ट ले जा रहा है, ऐसे में भारत का अप्रूवल भी बेहद जरूरी हो जाता है। यूएन में भी ये मामला पहुंच चुका है। सीपीईसी को लेकर चीन आने वाले समय में मुंह की खा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल सीपीईसी ये चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसके जरिए पाकिस्तान के जरिए ईरान समेत मिडिल ईस्ट देशों में अपनी पैठ बनाने के लिए सीपीईसी आर्थिक गलियारा, चीन पाक आर्थिक गलियारा को चीन बड़े पैमाने पर भयंकर बहुत भारी भरकम रुपया भी इस पे लगा चुका है। लेकिन आने वाले समय में ये भारत इसको तहस नहस करने जा रहा है। हम चलते
चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन की अमेरिका को एक बार फिर से खुली धमकी, कहा ताइवान पर कब्जा करके माओ का सपना करेंगे पूरा। दरअसल आपको बता दें कि माओवादी, जी हां, कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की विचारधारा को लेकर एक बार फिर से चीन की सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि वो 3 दिन में ताइवान पर कब्जा करके माओ का सपना पूरा करेंगे। चीन से पहले अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दी गई है। अब साफ साफ लिखा गया है कि ये न सोचें कि उनके वॉर एक्सरसाइजेस कोर्स साझा है। आपको बता दें कि चीन निश्चित रूप से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है और वो 2021 से पहले ताइवान पर कब्जा भी करने वाला है। चीन अब किसी भी वक्त ताइवान पर हमला बोल सकता है। ताइवान से युद्ध का मतलब अमेरिका से सीधा युद्ध, अमेरिका से युद्ध का मतलब विश्व युद्ध। चीन से ताइवान में बॉम्बर भेजकर विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया है। दरअसल 21/2000 से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि माओ का सपना था कि फिलहाल 100 साल पूरे होने से पहले चीन को ताइवान, चीन जो है वो ताइवान को अपने कब्जे में ले, पूरे ताइवान समेत तमाम एक संपूर्ण चीन की स्थापना हो। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल चीन के मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी स्पष्ट हिदायत दे डाली है कि ताइवान पर हमला यानी अमेरिका पर हमला और अमेरिका पर हमला यानी विश्व युद्ध। ये बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, टकराहट तो बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या कभी भी विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अगले महीने जापान में क्वाड देशों के साथ बैठक करेगा भारत। जी हां, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई दबंगई के बीच भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अगले महीने टोक्यो में बैठक करने पर विचार कर रहे हैं। यह बैठक क्वाड के तहत होगी। इन 4 देशों की रणनीति गठबंधन में है। आपको बता दें कि मार्च में कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के चलते किसी विदेशी राजनयिक का यह पहला जापान दौरा होगा। जापान टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिलहाल विदेशी मेहमान नवयुक्त प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान की धरती पे जाकर स्क्वाड देशों की इस बैठक में शामिल होकर चीन को सबक सिखाने का ऐलान करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, ढूंढ ढेर कर रही हैं सेनाएं जी आतंकियों को, बचने को अब जमीन के नीचे छिप रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में छिपना या फिर स्थानीय घरों में शरण लेना बीते दिनों की बात हो गई है। सेना व सुरक्षा बलों से बचने के लिए वो अपने घने बगीचों में अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं। यहाँ तक किसी मौसमी नदियों में बंकर खोद कर रहने को मजबूर है। सेना के आतंकवाद रोधी इकाई 44 राष्ट्रीय राइफल्स की कमान संभाल रहे कर्नल AK पांडे का कहना है कि ये प्रवृत्ति हाल में पुलवामा और शोपिया जिलों में देखने को मिली है तथा शोपिया में इनकी संख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ सेब के घने बगीचे और जंगल हैं। आपको बता दें कि वहां पर बड़े पैमाने पर आतंकियों के बीच इंडियन आर्मी को जहां पे शंका हो रही है उस जमीनों को खोदकर आतंकियों को निकालकर उनको जहन्नम में भेज रहे हैं। इस तरीके की सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्टैंड अप के बीच आज चीनी हिस्से में होंगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच आज दोनों देशों के बीच 6ठी बार कमांडर स्तर की वार्ता होने जा रही है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि दोनों कमांडरों के बीच ये बातचीत चीनी वाले हिस्सों की तरफ सुचूल मोल्डो में होगी। इस दौरान विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के मौजूद रहने की भी संभावनाएं हैं। आपको बता दें इस वार्ता में 10 सितंबर को मॉस्को में भारत एवं चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। एक सूत्रों ने कहा है कि हम टकराव के सभी बिंदुओं से चीनी बलों को शीघ्र एवं पूरी तरीके से पीछे हटने पर भी जोर दिया जा रहा है। यह सीमा पर शांति स्थापित रखने की दिशा में पहला कदम है। भारत चीन के बीच होने वाली इस कमांडर स्तर की वार्ता से शनिवार को भारतीय सेना की एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। तो दोस्तों आज बैठक होने वाली है, देखने की बात क्या होता है हम आपको बताएंगे। चलते हैं अगली अपडेट। 370 हटाने के बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाई जा चुकी है। इस बड़े बदलाव के 1 साल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार इसके फायदे भी गिना चुकी है। लेकिन हाल ही में इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक और बड़ा खुलासा किया है।
370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए प्रशासन के पास रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आ रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार अभी तक 21 लाख से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कराने वाले आवेदन की स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी तक 21 लाख आवेदन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए मिल चुके हैं। वहीं जरूरी दस्तावेज न पूरा होने के कारण लगभग 1.5 लाख के आवेदन निरस्त हुए, जबकि अभी भी ये आवेदन के प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी जारी। लगभग 16 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर हिंदू शख्स को 7 साल की कैद। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल्य बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स को 7 साल के लिए कैद की सजा दे दी गई है। दरअसल प्रोसिक्यूटर नजरुल इस्लाम शामिल ने बताया है कि सिक्योरिटी गार्ड जीवन कृष्ण राय ने बुधवार को अपने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से उनको दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा कैद कर दिया गया है। यह अपराध देश के विवादित इंटरनेट कानून के तहत आता है। हालांकि बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर सेक्युलर है, लेकिन यह इस्लाम की आलोचना को गलत माना जाता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें सोशल मीडिया के जरिए ईसा निंदा को अपराध माना गया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यानी अगर आप मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोलते हैं तो 7 साल तक की सजा हो जा रही है। और यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, उसके बावजूद 1 दिन की भी सजा नहीं हो रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना के नियम तोड़ने पर लाखों का होगा जुर्माना। जी हां, दरअसल इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति संक्रमण के चलते लागू सेल्फ आइसोलेशन के नियमों को तोड़ता है तो उसे 10,000 पाउंड यानी कि 9,50,000 रुपए से भी अधिक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। उधर ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने शनिवार को द्वितीय चरण के लॉकडाउन की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो ठीक है, वरना लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बयान में कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से ब्रिटेन में कोविड-19 का आंकड़ा भयंकर बेकाबू हो चुका और दूसरी लहर मानी जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ईरान पर सख्ती बढ़ाएगा अमेरिका, दोबारा बहाल करेगा यूएन प्रतिबंधों को। अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को दोबारा बहाल कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक 75वें सत्र के दौरान अमेरिका की इस घोषणा ने बाकी दुनिया का मूड ऑफ कर दिया है। वैसे भी अमेरिका, आपको बता दें कि चीन और रूस, जिस तरीके से चीन और रूस की तिकड़मबाजी दिख रही है, ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी विरोध में आ रहे हैं। ऐसे में ईरानी हसन रूहानी ने कहा है कि इस मामले में अमेरिका मुंह की खाएगा। आपको बता दें कि लगातार प्रतिबंध ईरान पर जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जहां पर राज्यसभा में कृषि विधेयक पेश होने के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। जी, निलंबित हो सकते हैं सभी सांसद। राज्यसभा में कृषि सुधार विधेयक पेश होने के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सभापति वेंकैया नायडू के आवास पर इस बार बैठक भी हुई। बैठक में उपराष्ट्रपति के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 कृषक कीमत आवश्यक और कृषि सेवा करार पर 2022 पारित कर दिया गया है। लोकसभा में इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में विधेयक के लिए ध्वनि मत से भी वोटिंग कराई गई और फिलहाल इसमें पूरी तरीके से ये अब पारित हो गया, कानून बन गया। ऐसे में विपक्ष, आपको बता दें कि संजय सिंह टीएमसी के सांसद, डेरेक ओब्राय आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरीके से अभद्रता की है सभापति के साथ, और आपको बता दें कि जिस तरीके से हंगामा किया, इन लोगों को निलंबित भी किया जा सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कृषि बिल पर 6 मंत्रियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, किसानों में गलतफहमी पैदा कर रहा है विपक्ष। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि बिल और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर 5 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राज्यसभा के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसी घटनाएं संसदीय गरिमा के अनुरूप है नहीं है। उन्होंने संसदीय गरिमा को गहरी चोट पहुंची है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरीके से खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं इस तरीके के व्यवहार की पूरी तरीके से भर्त्सना
प्रार्थना करता हूँ। कृषि विधेयक को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान की परेशानियों को समझता हूँ। ये सरकार भी किसानों की परेशानी को समझती है। केंद्र सरकार ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे किसानों को किसी भी तरीके से किसी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आज विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में विपक्ष को राजनीति करना बंद करना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें रूस से निकल के आ रहे हैं जहां पर विपक्ष के नेता नवल्नी हुए सही जी हाँ दरअसल वेंटिलेटर से खड़े होकर रूस के विपक्ष के नेता नवल्नी बोले जल्द आ रहा हूं रूस, लंबा रास्ता अभी तय करना है। आपको बता दें कि रूस के पुतिन विरोधियों को खुश करने वाली खबर है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी नेता अलेक्साई नवल्नी को तेजी के साथ स्वास्थ्य लाभ हुआ है। वो अस्पताल के बिस्तर से उठकर टहलने भी लगे हैं और सीढ़ी उतरने चढ़ने की स्थिति में भी आ गए हैं। डॉक्टर भी उनकी रिकवरी की रफ्तार से हैरान है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले वेंटिलेटर से हटे नवल्नी शनिवार को खुद सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आए हैं। उन्होंने अपना जज्बा दिखाने वाली ये फोटो खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। समर्थकों को संदेश दिया है कि वो जल्द रूस आ रहे हैं, अभी उन्हें लंबा रास्ता भी तय करना है। पिछले महीने साइबेरिया से मॉस्को आते समय विमान में नवल्नी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। 2 दिन बाद उन्हें अचेत अवस्था में ही जर्मनी लाकर बर्लिन के चैरिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुतिन की इशारे पर उनको फिलहाल जहर दिया गया था, लेकिन अब वो स्वस्थ हो चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, हेमंत सरकार के खिलाफ गोल बंद हो रहे आदिवासी लैंड म्यूटेशन बिल को बताया काला कानून। झारखंड से बड़ी खबर, दरअसल झारखंड के आदिवासी बहुल कोलगाहन प्रमंडल से जल जंगल और जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। जल जंगल और जमीन के खिलाफ किसी भी कानून के विरोध में आदिवासी न सिर्फ सड़क पर उतर जाते हैं बल्कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि पिछली रघुवर सरकार में कोल्हावन के आदिवासियों ने ही सबसे अधिक CNT SPT एक्ट में संशोधन का विरोध किया था, जिसके कारण तत्कालीन रघुवर सरकार को CNT NCPT संशोधन बिल वापस लेना पड़ा था। अब झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने भी विधानसभा में ये पास करने के साथ खूब हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत में PUBG मोबाइल से हट सकता है बैन, जियो को मिल सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में पॉपुलर बैटल गेम PUBG पर बैन लगाया था। अब PUBG के फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है, PUBG पर लगा बैन जल्दी हट सकता है। दरअसल PUBG मूल रूप से साउथ कोरियन कंपनी का प्रोडक्ट है। बैन के कंपनी चीनी कंपनी से ब्लू होल स्टूडियो ने PUBG मोबाइल की फ्रेंचाइजी वापस ले ली है। इस तरीके से ये गेम पूरी तरीके से साउथ कोरियन हो जाएगा, जिसके बाद सरकार से इस पर बैन हटा भी देगी। और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल ब्लू होल स्टूडियो के एक ब्लॉग पोस्ट से ये कंफर्म हुआ है कि कंपनी भारत में गेम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलायंस जियो से बात कर रही है। ये डील अभी शुरुआती दौर में है और अभी तक कोई ऑफिशियल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई फैसला होता है तो यहाँ पर रिलायंस इसके डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये बड़ी PUBG को लेकर बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिख लड़की का अपहरण, दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अफसर से मिले मजिंदर सिंह सिरसा। जी हाँ दरअसल आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला एक और सिख नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय सिख नाबालिग लड़का का पहले अपहरण किया गया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन निकाह करवा दिया गया और इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि लड़की का अपहरण 15 दिन पहले 2 मुस्लिम युवकों ने किया था। और इस बीच विदेश मंत्री से किसे अफसर से मिले मजिंदर सिंह सिरसा और पाकिस्तान पर नाराजगी जताने की बात कही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें पायल घोष के सपोर्ट में उतरी कंगना रनौत, बोले भूखे भेड़ियों से भरा बॉलीवुड। दरअसल अभिनेत्री पायल घोष द्वारा फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद शनिवार को कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अब कंगना ने ट्विटर पर इस मामले पर जमकर भड़ास निकाली है। सिर्फ अनुराग कश्यप ही नहीं, कंगना ने इस बार पूरे बॉलीवुड पर ही निशाना साध दिया है। उन्होंने अनुराग कश्यप पर निशाना साधते हुए लिखना शुरू किया कि अनुराग बहुत कुछ
करने में सक्षम है, जो पायल घोष को सुझाव दे रहे हैं, जिसमें अपनी सहयोगियों के साथ धोखा किया। उसने स्वीकार किया कि वो कभी भी मोनोगेमस नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रीज में मी टू आरोपियों से भी भरी हुई है और भूखे वीडियो से भरी। तो इस तरीके से कंगना रनौत ने बॉलीवुड के काले सच को उजागर कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं दोस्तों, 54 लाख के आंकड़े पार कर गए। देश भर में 54,83,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि मृतकों की संख्या 87,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 43,90,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि वर्तमान में एक्टिव केसेस 10,03,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर में कोविड-19 पिछले 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दोस्तों ये देश भर के आंकड़े। हम चलते हैं दुनिया भर में कोविड-19 के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस हो चुके हैं। तो वहीं 9,58,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट में आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 67,90,000 के करीब आंकड़े हो गए, जबकि 1,99,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया की बात करें तो लगभग 54,80,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तो वहीं 87,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में भी 45 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। रसिया में भी 11 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। रसिया में एक बार फिर से कोविड-19 के आंकड़े तेजी से देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।